हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई है और 21 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, यानी कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो उसी चीज़ का विरोध करने के लिए ये एंटी टेररिज्म डे को हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ये आतंकवादी विरोधी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एंटी टेररिज्म डे यानी कि आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। हाल ही में 18 मई को ये मनाया गया है। इसके अलावा मई में और भी बहुत सारे डे मनाए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं हम उसको। तो हमारा जो पहला 1 मई था, हमारा 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता था। इसके बाद 2 मई को जो मनाया जाता है वो था आपका वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक तरह की मछली होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है और लाफ्टर डे के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है। उसके अलावा 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में, 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे के रूप में मनाया जाता है और 8 मई को एक थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 9 मई को विक्ट्री डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 18 मई को मैंने बता दिया ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मई में जितने भी जो दिन मनाए जाते हैं उसका एक लिस्ट मैं बता चुकी हूँ। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई फॉर इंडिया नामक ऐप किसने लॉन्च की है। तो ये फेसबुक ने लॉन्च की है हाल ही में। ऑप्शन नंबर है फेसबुक ने लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है। तो कोविड-19 के राहत कोष में फ़ंड इकट्ठा करने के लिए फेसबुक द्वारा ये आई फॉर इंडिया नामक ऐप लॉन्च किया गया है और इसके थ्रू जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट कोविड-19 के फंड में जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आई फॉर इंडिया नामक ऐप फेसबुक ने लॉन्च की है। इसके अलावा फेसबुक ने हाल ही में एक डिजिटल करेंसी नामक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम था लिब्रा। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसके अलावा इसने मैसेंजर रूम करके भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसमें कि एक साथ 50 पीपल कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉलिंग में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके जो CEO हैं वो है मार्क जुकेरबर्ग। ध्यान रखिएगा इतने क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है। तो कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश है ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। पूरे यूरोप का एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे कोरोना वायरस का कोई भी आदमी नहीं है। तो कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया बन चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 10th और 12th की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, लॉकडाउन के कारण जितनी भी 10th और 12th की CG बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स बच गई थी उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने रद्द करने की घोषणा कर दी है और जो 10th और 12th के रिज़ल्ट हैं वो वहाँ के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बेस पर दिए जाएंगे। यानी कि अगर प्री बोर्ड में कोई बच्चा पास होता है तो उसे पास का रिज़ल्ट दिया जाएगा, फेल होता है तो उसे फेल का रिज़ल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि घर में शराब की होम डिलीवरी करता है। यानी कि शराब की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा में सबसे ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देने वाला भी पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में एक क्वारंटाइन ऐप लॉन्च की थी जिसमें कि क्या हो रहा था कि जितने भी होम क्वारंटाइन पीपल हैं उनको ट्रैक करने के लिए वो ऐप लॉन्च की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। ठीक है। अब ये PM ई विद्या कार्यक्रम क्या है मैं बता दूं आपको। ये PM ई विद्या कार्यक्रम जो है
ये है क्या, ठीक है, PM ई विद्या कार्यक्रम। तो अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन के कारण कोई स्कूल तो खुल नहीं पा रहा है, तो इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसमें होगा क्या कि एक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए एक अलग अलग सेपरेट DTH चैनल शुरू किया जाएगा, ठीक है, और उसका प्रसारण TV पे किया जाएगा और उसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम ने 100 विश्वविद्यालय को सिलेक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को DTH में इसके अलग अलग चैनल, हर एक क्लास के लिए एक अलग चैनल होगा, DTH द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा और इसका प्रसारण सीधे TV पर होगा जिससे कि बच्चे डायरेक्टली शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अच्छा, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि ऑनलाइन जो स्टेट सरकार ऑनलाइन एजुकेशन चला रही है वो उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाया, उसकी वजह से भी प्रधानमंत्री ने ये एक योजना शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 100 विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, हाल ही में मैत्री समृष्टि योजना की शुरू की है। अच्छा, अब ये मैत्री समृष्टि योजना क्या है, तो मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने उसके पास जो 50,000 प्रति किलोमीटर बंजर भूमि उपलब्ध है उस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मछली उत्पादन करके और खेती करके तरह तरह के मतलब बिजनेस शुरू करके वो इकोनॉमिक लॉस से बचने की कोशिश करने के लिए ये योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और उसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। और इसी पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने गीत गाया है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए 211, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 211 लोगों ने मिल करके इस गीत को गाया है। इसका जो एंथम है वो है जगतु जगतु भारतम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये एंथम बनाया गया है, ये सॉन्ग बनाया गया है और इसको लगभग 211, लगभग नहीं कंफर्म 211 लोगों ने सिंगर्स ने मिल करके गाया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। 211 लोगों ने मिलकर के गाना गाया था। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो चरण पादुका पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। क्या हुआ है, लॉकडाउन में लोगों को सुविधाएं मिल नहीं रही हैं तो इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर मज़दूरों पर पड़ा है। तो मज़दूर पैदल ही जहाँ हैं वहाँ से अपने राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ पे उनके पैरों में चोट लग जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की है जिसमें कि वो ऐसे मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को चप्पल उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने ही हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू की थी जिसमें कि त्रिकूट चूर्ण का वितरण किया जा रहा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने युद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी, जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी, सॉरी। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ध्यान रखिएगा। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किससे चुना गया था या किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 73वें सत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा हर्षवर्धन द्वारा ही, डॉक्टर हर्षवर्धन ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा अभी आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसमें कि आयुर्वेद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी और आयुष मंत्रालय द्वारा भी वो एक तरह से कनेक्टेड ऐप था जिसमें कि आयुर्वेद के उपायों को और उसके उपचारों को के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रतिनिधित्व किया है अभी। इसके अलावा तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।